वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 27 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है फेम इंडिया चरण सेकेंड के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि केंद्र को इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण सेकेंड योजना की समय सीमा कम करने की 3 साल की अवधि को अभी और बढ़ाना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं फेम इंडिया चरण 2 के बारे में। तो ये फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया फेज सेकेंड यानी फेम इंडिया चरण सेकेंड देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। इसका परिव्यय 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली 3 साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ फेम इंडिया चरण सेकेंड को 31 मार्च 2022 के बाद 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी इसकी तो ये जो भारी उद्योग विभाग और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय मतलब इसका कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन की जो पेशकश है करके और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दों को हल करने में भी मदद करेगी। यह योजना फेम इंडिया 1 यानी फेम इंडिया फर्स्ट नामक योजना का विस्तारित संस्करण है, जिसे 1 अप्रैल 2015 को कुल रुपये परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। मतलब ये 895 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ये लॉन्च किया गया था। फेम इंडिया चरण सेकेंड की विशेषताएं क्या है? तो इसमें सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है, जिसमें साझा परिवहन भी शामिल है। इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन व्यय मॉडल पर मांग प्रोत्साहन राज्य या शहर परिवहन निगम के माध्यम से दिया जाएगा। ये 3 वाट से 4 वाट सेगमेंट में प्रोत्साहन मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो वाणिज्यिक उद्योगों के लिए पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा। E2W सेगमेंट में फोकस निजी वाहनों पर होगा और इस योजना के माध्यम से 10 लाख E2 वाट से 5 और 5 लाख E3 वाट और ये 55,000 4 वाट और 7,000 बसों का समर्थन देने के लिए योजना है। ये उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रोत्साहन का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिसमें उन्नत बैटरी जैसे लिथियम आयन बैटरी और अन्य प्रौद्योगिकी बैटरी लगी होंगी। इस योजना में चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसके तहत देश भर में के महानगरों व अन्य जो मिलियन से अधिक शहर हैं उसमें स्मार्ट शहरों को और पहाड़ी राज्यों में शहरों के लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग ग्रिड स्टेशन के उपलब्ध हो सके। फेम इंडिया सेकेंड के बारे में इसके तहत योजना के तहत जो 2 वाट के लिए मांग प्रोत्साहन को बढ़ाकर 10,000 किलोवाट से 15,000 किलोवाट मतलब कर दिया जाए, जिसके साथ ही ये 2W को मतलब 2 वाट को अपनाने को बढ़ाने के लिए वाहन की लागत सीमा को 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है NASAMS यानी राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सेना कथित तौर पर खमेलनित्स्की क्षेत्र में स्टार्निब हवाई क्षेत्र में नॉर्वेजियन नासा MS और फ्रेंच क्रोटेल NGAD सिस्टम पर हमला किया है। तो देख लेते हैं नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये एक मध्यम दूरी की जमीन पर आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। NASAMS ये विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ छोटी और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रदान करता है। ये वायु रक्षा प्रणाली स्थिर है और महत्वपूर्ण स्थिर संपत्तियों जैसे प्रमुख सैन्य संपत्ति, बुनियादी ढांचा, शहरों की रक्षा करना उसके लिए उपयुक्त है। इसे रेथियन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस यानी नॉर्वे द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। NASAMS ये 13 देशों द्वारा संचालित है और ये 2005 में इसे अमेरिकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु रक्षा प्रणाली में एकीकृत किया गया है। अमेरिका के अलावा नॉर्वे,
फिनलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, ओमान, लिथुआनिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर, हंगरी, यूक्रेन और ये कुछ अन्य देशों की मातृभूमि की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण संपत्तियों के लिए सुरक्षा के लिए NASAMS पर निर्भर हैं, मतलब यहाँ पर ये तैनात की गई हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताओं में ये दुनिया की पहली नेटवर्क वाली छोटी और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो अन्य उपकरणों और वायु रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकृत हो सकती है। इसके लक्ष्य की पहचान करने के लिए इसमें 75 किलोमीटर की रेंज के साथ एक एक्स बैंड 360 डिग्री चरणबद्ध सारणी वायु रक्षा रडार है। ये 3 लॉन्चरों की लैस है जिसमें से प्रत्येक 6 मिसाइलों तक ये ले जा सकता है। इस सिस्टम में सक्रिय और निष्क्रिय मोड में एक साथ 72 लक्ष्यों पर निशाना बना सकता है। इसमें AIM 120 और AMRAAM हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग किया जाता है, जिसे जमीनी प्रक्षेपण के लिए संशोधित किया गया है और इसकी मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर है। इसे युद्ध प्रबंधन, कमांड और नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर और खुफिया कार्यों के करने के लिए अग्नि वितरण केंद्र, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट से सुसज्जित किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है कुष्ठ रोग के बारे में। अभी उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य में कुष्ठ रोग की रिपोर्ट करने योग्य बीमारी घोषित किया है। तो कुष्ठ रोग में कुछ हाथ इस तरह दिखाई देने लगते हैं, इस तरह हो जाते हैं। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। ये रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ और श्लेष्मिक सतहों और आँखों को प्रभावित करता है। उपचार न किए जाने पर यह बीमारी प्रगतिशील और स्थायी विकलांगता का कारण भी बन सकती है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक आम है और ये उपोषित उष्णकटिबंधीय रोग है जो अभी भी 120 से अधिक देशों में होता है और ये ज्ञात है कि ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र में ये हो सकता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ये रोग नाक और मुंह से निकलने वाली जो भाप होती है उसकी बूंदों के माध्यम से फैलता है और इस बीमारी को पकड़ने के लिए उपचार न किए गए कुष्ठ रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ कई महीनों तक लंबे समय निकट संपर्क की आवश्यकता हो, मतलब अगर रहते हैं आप तो ये आप एक दूसरे से फैल सकता है। ये बीमारी कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ आकस्मिक संपर्क में नहीं आने से नहीं फैलती, मतलब कभी अगर धोखे से आ गए तो ये बीमारी आपको नहीं फैल होगी। जैसे हाथ मिलाना, गले लगाना, भोजन साझा करना या एक दूसरे में बगल में बैठना। इसके लक्षण तो कुष्ठ रोग का कारण मतलब बनने वाले बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद लक्षण दिखने में आमतौर पर ये 3 से 5 साल लग जाते हैं इसमें। और कुष्ठ रोग का मुख्य लक्षण विकृत त्वचा में घाव, गांठ, उभार और कई हफ्तों या महीनों के बाद भी ये दूर नहीं होते हैं, मतलब चकत्थे जैसे दिखाई देते हैं। ये तंत्रिका क्षति के निम्न कारण हो सकते हैं इसमें, जैसे बाहों पैरों में संवेदन हानि होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना। यदि लोगों की नाक में श्लेष्म झिल्ली प्रभावित होती है तो उनकी नाक बंद हो सकती है या नाक से खून भी बह सकता है। इसका इलाज क्या है? तो ये मल्टी ड्रग थेरेपी से इसका इलाज संभव हो सकता है। इसे प्रारंभिक चरण के दौरान ही उपचार से विकलांगता को रोका जा सकता है। इसके अलावा जब मरीज इलाज शुरू करता है तो बीमारी फैलना बंद हो जाती है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में अब देख लेते हैं। तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक केंद्र प्रायोजित मतलब स्वास्थ्य योजना है। केंद्र प्रायोजित मतलब इसका सारा भी जो वित्तीय वहन है वो केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वास्थ्य जो सेवा यानी कुष्ठ रोग के उप निदेशक द्वारा किया जाता है, जबकि NLEP रणनीतियों और योजनाओं पर केंद्रीय रूप से तैयार की जाती हैं। इसके कार्यक्रमों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। मतलब योजना केंद्र की है और इसको जो कार्यान्वित करने का जिम्मा जो केंद्र और राज्य सरकारों को होता है, जो यूटीज होते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकारों को होता है। इस कार्यक्रम की प्रमुख चिंता प्रारंभिक चरणों में कुष्ठ रोग मामलों का पता लगाना है और जो प्रभावित व्यक्तियों में ग्रेड 2 विकलांगता यानी G2D की घटना रोकने के लिए मुफ्त में पूर्ण उपचार प्रदान करना है। हमारा अगला आर्टिकल है जिब्राल्टर जलरमरू मध्य के बारे में। तो ये है जिब्राल्टर स्टेट। तो ये जिब्राल्टर स्टेट अफ्रीका और यूरोप, दो ये महाद्वीपों को, अफ्रीका ये है, ये यूरोप है, ये 2 महाद्वीपों को ये अलग करती है जिब्राल्टर स्टेट, और 2 ओशियन को भी ये मतलब मिलाने वाला एक स्टेट है। ये इसमें अटलांटिक ओशियन और ये मेडिटेरियन सी
मतलब जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को भी मिलाता है, और 2 महाद्वीप यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को भी मिलाता है। तो किसी तरह से सवाल आ सकता है कि ये अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी की जगह दूसरा कोई दिया जा सकता है, या तो कोई महाद्वीप के बीच भी पूछा जा सकता है इस तरह से। तो अब आइए देख लेते हैं। अभी ईरान ने हाल ही में धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो वह जिब्राल्टर जमनू मध्य के से भूमध्य सागर को बंद कर देगा। यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग है। 1869 में सुएज नहर के खुलने तक जिब्राल्टर जलडमरू मध्य भूमध्य सागर तक एक मात्र पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करता था। इसकी सीमा उत्तर में स्पेन और ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र जिब्राल्टर से, और दक्षिण में अफ्रीकी देश जो मोरक्को है और उसका सेउटा के स्पेनिश एक्सक्लेव से लगती है। ये लगभग 58 किलोमीटर लंबी है, जिसमें सबसे संकीर्ण बिंदु इसकी चौड़ाई लगभग 13 किलोमीटर है। इसकी गहराई 300 से 900 मीटर तक है, और यह स्पेन के ऊंचे पठार पर उत्तरी अफ्रीका एटलस पर्वत के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को बनाती है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि जलडमरू मध्य का निर्माण अफ्रीकी प्लेट के यूरोपीय प्लेट की ओर उत्तर की ओर बढ़ने के कारण हुआ। यह दुनिया के जो सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है। यहाँ से प्रतिदिन 300 जहाज जलडमरू मध्य को पार करते हैं, और लगभग 5 मिनट में हर एक जहाज जाता है। हर एक 5 मिनट में यहाँ से एक जहाज गुजरता है। जलडमरू मध्य पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह टैंजियर के निकट टैंगर मेड का मोरक्कन बंदरगाह है। हेराक्लीज के स्तंभ, तो अब देख लेते हैं हेराक्लीज के स्तंभ। तो ये जलडमरू मध्य का पूर्वी छोर, ये उत्तर में जिब्राल्टर की चट्टान और दक्षिण में माउंट हाचो या जेबेल मौसा के बीच स्थित है, जिसकी चौड़ाई लगभग 23 किलोमीटर है। जलडमरू मध्य के पूर्वी छोर पर स्थित इन 2 भूमि विशेषताओं को हेराक्लीज के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है पोंग बांध झील वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाल ही में एक मसौदा सूचना जारी कर कांगड़ा जिले में पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, और ये पोंग बांध झील, ये इसको महाराणा प्रताप सागर नाम से भी जाना जाता है। ये एक मानव निर्मित जलाशय है जो शिवालिक पहाड़ियों एवं आर्द्रभूमि क्षेत्र में ब्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण के कारण बना है। 1983 में पूरे जलाशय को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। उत्तरी भारत में सबसे बड़े मानव निर्मित आर्द्रभूमियों में से ये एक है, और पोंग बांध कई स्थानीय प्रजातियों के साथ ये प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी आबादी के लिए अभ्यारण्य के रूप में इसको जाना जाता है, कार्य करता है। पोंग बांध झील को नवंबर 2002 में रामसर साइट भी घोषित किया गया था, और ये क्षेत्र की जलवायु इसकी उपोष्णकटिबंधीय है। वनस्पतियों तो कई पेड़ प्रजातियां यहाँ पर जो पक्षियों के लिए खाने योग्य फल पैदा करती हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। आर्द्र भूमियों में कुछ जलमग्न जलीय वनस्पति हैं, लेकिन जल स्तर की तटरेखा से स्पष्ट मौसमी परिवर्तन से उभरती हुई वनस्पति व्यापक क्षेत्रों का समर्थन ये नहीं करती। मुख्य वृक्ष यहाँ पर बबूल, जामुन, शीशम, आम, शहतूत, फाइनस, कचनार, आंवला और प्रूनस है। जीव जंतुओं में यहाँ पर सांबर, बंकिंग हिरण, जंगली भालू, नीलगाय, पंजे रहित ऊदबिलाव, तेंदुए जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। एल्फुना में बार हेडेड गीज, पिंटेल, कॉमन पोचार्ड, कूट ग्रीप्स, कॉर्मेंट बगुले, सारस, एंगल फाउल, मोर, ग्रे पर्ट्रीज आदि शामिल हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कियान तांग नदी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में शीतलहर के बीच पूर्वी चीन में इजियांग प्रांत में जमी हुई कियांग तांग नदी का विशाल जो पेड़ों की मनमोहक आकृतियां दिखाई दी हैं यहाँ पर, तो तभी ये चर्चा में है। ये चीन की एक दक्षिण पूर्वी नदी है जो अनहुई और जियांगसी प्रांतों की सीमा से निकलती है। इसे झेजियांग से होकर 459 किलोमीटर तक बहती है और राजधानी शहर हांगजो और यांगवान टाउन, हेनिंग, जियाक्सिंग शहर से गुजरती हुई हांगजो खाड़ी के माध्यम से पूर्वी चीन सागर में ये मिल जाती है। इस नदी का प्राचीन ग्रैंड कैनाल का दक्षिणी छोर भी है जो चीन से 5 प्रमुख नदियों को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ती हैं, जिससे नहर के माध्यम से हांगझू से बीजिंग तक जो उत्तर की ओर यातायात संभव हो पाता है।
ये आर्थिक रूप से उभरते शहरों के एक समूह से घिरा हुआ है, जिसमें देश का प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र शंघाई चीन के प्रमुख बंदरगाह शहरों में से एक निंगवो शामिल है। कियानतांग नदी ज्वारीय बोर को दुनिया के सबसे बड़े ज्वारीय बोरों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये उच्चतम ज्वारीय बोर 9 मीटर यानी 30 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ज्वारीय बोर क्या होते हैं? तो ये ज्वारीय बोर तट के किनारे पर होता है, जहां नदी महासागर या समुद्र पर गिरती है। ये एक मजबूत ज्वार है जो नदी की धारा के विपरीत धकेलता है। ये पानी की बड़ी उछाल है जो उछाल गहराई से अचानक परिवर्तन करता है। जब कोई चैनल अचानक गहरा हो जाता है तो उसमें सकारात्मक उछाल का अनुभव होता है। जब कोई चैनल अचानक उथला हो जाता है तो ये नकारात्मक उछाल का अनुभव कराता है। ज्वारीय छिद्र सकारात्मक उछाल है। नदी किनारे के पास बोर की ऊंचाई मध्य धारा की तुलना में अधिक होती है और ये संवेग के कारण कुछ बोर पानी की अधिक होने पर लगभग 1.5 घंटे तक धारा की दिशा में ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। बोर बृहद ज्वार पर और बृहद ज्वार से पूर्व और बाद में कई ज्वार पर होते हैं, लेकिन ये लघु ज्वार पर कभी नहीं होते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है चंद्रा नदी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं चंद्रा नदी के बारे में। चंद्रा नदी, इसने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने लाहौर और स्पीति जिले में चंद्रा नदी में कथित तौर पर अपना वाहन चलाने के लिए एक एसयूवी मालिक पर कार्रवाई की है। यह उन दो नदियों में से एक है जो दूसरी भागा नदी है। एक है चंद्रा, एक है भागा नदी, जिससे इन दोनों से मिलकर हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में ये चिनाव नदी बनती है। मतलब चंद्रा और भागा दोनों मिलकर हिमाचल प्रदेश में ये चिनाव नदी बनती है। इसका अपवाह क्षेत्र तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में मुख्य हिमालय श्रृंखला से निकलती है और ये पूरी तरह से मुड़ने और स्पीति घाटी दक्षिण दिशा में जाने से पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में जाने से पूर्व ये पूर्व दक्षिण और पूर्व दिशा में इस श्रृंखला के आधार पर साथ काफ़ी दूरी तक बहती है। ये केलांग के नीचे की ओर और भागा नदी से मिल जाती है चंद्रा। इसके उद्गम स्थल पर चंद्रताल झील निर्माण हुआ है। मतलब जहाँ पे उद्गम होता है इसका चंद्रताल झील का वहाँ पर निर्माण हुआ है। और इस नदी के उत्तरी एवं मध्य जल ग्रहण स्थल ऐसी स्थलाकृति से बने हैं जो हिमनदी क्रिया द्वारा निर्मित हुए हैं। संपूर्ण क्षेत्र में विशाल ठंडा रेगिस्तान है और जिसमें बहुत कम या ना के बराबर होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। संपूर्ण प्रभाव के दौरान नदी को कई हिमनदों से पानी मिलता है, जिसमें से सबसे बड़ा इसके बाएं किनारे पर स्थित सिगरी जो हिमनद है और दाईं ओर समुद्री हिमनद है। कई छोटी बर्फीली सहायक नदियां अलग अलग स्थानों से चंद्रा नदी में मिलती हैं। इस नदी के किनारे एकमात्र महत्वपूर्ण मानव बस्ती कोकसर है। हमारे सारे आर्टिकल फिनिश से वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।